नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व करने की सीरीज़ शुरू की है। तो इस सीरीज़ में हम लोग अब तक दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों को 3 को लगा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल टेस्ट संख्या 4। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 4 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। दूसरा स्टेटमेंट, युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1914 से 1918 के मध्य चला था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस युद्ध के दौरान हुआ क्या था? हुआ क्या था कि जो प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्शन चल रहा था वो एक तरह से युद्धस्थ प्रोडक्शन हो गया था। यानी सारा उत्पादन ऐसा किया जा रहा था मिलों द्वारा जो सीधे सीधे किसको प्रोवाइड किया जाए? युद्धक सामग्री के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो इसके कारण जब भी कहीं विश्व युद्ध की ऐसी स्थिति बन जाती है तो सरकारें अपने सभी इंडस्ट्रीज़ को युद्धस्थ इंडस्ट्री में तब्दील कर देती हैं और जो भी प्रोडक्ट पैदा किया जाता है वो केवल युद्धस्थ प्रोडक्ट के तौर पर या इकोनॉमी के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। बिल्कुल तेजी आई। क्यों आई? क्योंकि ब्रिटिश मिलें, क्या ब्रिटिश की जो मिलें थीं वो इन्वॉल्व हो गई किसमें? युद्ध के उत्पादन में, युद्ध के प्रोडक्शन में। तो जब युद्ध के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हो गई तो मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आई। जब उसके मात्रा में कमी आई तो भारतीय मिलों में उत्पादित कपड़ों को उनका बाजार प्राप्त हो गया। तो जब बाजार उनका उन्हें प्राप्त हुआ तो आप देख सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक उत्पादन में क्या आ गई? तेजी आ गई। तो ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट जो दे रहा है, युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद भारत में तेजी से मिलों का और अन्य चीज़ों का उत्पादन बढ़ा, जिससे मैनचेस्टर में उत्पादित होने वाला जो भी प्रोडक्शन था, जो भी मिलें थीं, कपड़े थे, वो दोबारा से उनकी उतनी मांग, उनकी इतनी सहूलियतें दोबारा नहीं आई। एक तो ये कारण ये था कि भारतीय क्या कहते हैं, मिलें, भारतीय इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत हो चली थी। और दूसरी बात ये है क्योंकि ये समय वो था जब भारत में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से जगह जगह बच्चे बच्चे को उसका एहसास हो गया था। तो लोग अब राष्ट्रवाद और देश हित के लिए भारतीय माल को ही खरीदते थे। ठीक है। तो आप देखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे मित्रों? बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम लिखा। भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी सही है तो जरा देखते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी। ये बात क्या है मित्रों? ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम लिखा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ कौन सा ग्रंथ लिखा? आनंद मठ, और उसमें वंदे मातरम गीत
लिखा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कौन सा है मित्रों, सही है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत माता की मूल छवि राजा रवि वर्मा ने बनाई। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। भारत माता की मूल छवि जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। किसने, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, और ये आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो यानी आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, गलत स्टेटमेंट होगा, और बाकी के ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि उपरोक्त में से कितने स्टेटमेंट सही हैं मित्रों, तो उपरोक्त में से हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा स्टेटमेंट हमारा मित्रों क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य, अगला सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध हो गई। तो यहाँ पे बात जो की जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो असहयोग आंदोलन के दौरान की बात की जा रही है। किसके दौरान की बात की जा रही है, असहयोग आंदोलन के दौरान की जा रही है। ठीक है, तो एक चीज हम देखते हैं यहां पे कि क्या है, पहली बात समझो। यहां पे पहली बात यह है कि ये जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, बाद के समय की। किसके, बाद के समय। यानी आप देखते हैं 1922 कि में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो उसके बाद भारत में हिंदू मुस्लिमवाद बहुत ही चरम पर पहुंच गया था। तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस से अलग थलग महसूस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग थलग महसूस कर रहे थे। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, पूर्णतः गलत है। 20 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध हो गई, नहीं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस 1920 के दशक के बाद हिंदूवादी संगठनों के समर्थन में उभर के आई थी, न कि उनसे अलग होके आई थी। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन से सही हैं ये पूछा गया है, तो एक भी सही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा की प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया गया था। कब, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। 1930 के दशक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 1930 का जो दशक था, ये वो समय था जब कांग्रेस के अंदर कट्टरता बढ़ रही थी। कट्टरता का मतलब है उग्र राष्ट्रवाद पुनर्जीवित हो रहा था, और उसके सबसे बड़े नेतृत्व के तौर पे उभर के निकले थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, तो ये कट्टरवाद की बात कर रहे थे। हुआ क्या था कि 1929 में इरविन ने, जो आपके इस समय के क्या थे, वॉइस रॉय थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक तरह से भारत में डोमिनियन स्टेट बनाने की घोषणा की थी। लेकिन उस डोमिनियन स्टेट का स्वरूप कैसा होगा, उस डोमिनियन स्टेट की कार्यशैली कैसी होगी, उस डोमिनियन स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में उन्होंने कतई किसी प्रकार की बात नहीं की, और इस पूरी प्रणाली को कैसा रखा, अस्पष्ट रखा। तो जब ये सारी बातें चल रही थीं, तो इसमें कांग्रेस का इसी 1929 में सम्मेलन आयोजित होता है, और उस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक
प्रतिज्ञा पत्र पढ़ते हैं और उद्घोषणा करते हैं कि भारत को क्या चाहिए, भारत को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया है वो उद्घोषणा का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंट की जो बात की गई थी, जो बात करी गई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा की प्रतिज्ञा का जो मसौदा तैयार किया गया था, वो मसौदा तैयार किया था हमारे बापू ने, यानी महात्मा गांधी ने। ठीक है मित्रों, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, उसे समझते हैं। यात्री मार्को पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। दूसरा, वह 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर उतरा था। तो यहाँ पर जरा हम मार्को पोलो के बारे में बात करें तो ये मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, पहले ये बात समझ लो। ये यात्री था आपके इटली का। कहाँ का था? ये यात्री था आपके इटली का। और इसका अगर हम जन्म की बात करें, बर्थ इसका कब हुआ था, अगर इसकी बात करें तो इसका बर्थ हुआ था 1254 ईस्वी में। कब हुआ था? 1254 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो यानी लग रहा है ये आपको जन्म हो रहा है उसका उसके 50 साल बाद, और ये कह रहे हैं उसके समकालीन था। तो ये बिल्कुल बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, ठीक है, अगले स्टेटमेंट की बात करें कि 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर उतरा, ये बिल्कुल सही बात है। 1292 में ये भारत में उतरा था और इस समय यहाँ पर जो शासन था वो शासन था काकतीय वंश के राजा। क्या नाम था? काकतीय वंश में। ठीक है, और ये राजा थे आपके रुद्रमा देवी। ठीक है, किस समय हुआ था? रुद्रमा देवी शासिका के समय भारत आया था। ठीक है, और किस वंश में? काकतीय वंश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला गलत है। यानी कौन सा सही है स्टेटमेंट? बी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में से निम्नलिखित में से कौन तवरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कौन निम्नलिखित में से कौन तवरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो निम्नलिखित में से तवरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या कौन करता है? देखें, चोल काल के मंदिरों में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। बी, कन्नड़ विद्वान द्वारा लिखित दर्शन पर एक प्राचीन ग्रंथ है। सी, प्रमुख नयनारों की कविताओं का संग्रह है। और डी, एक प्रकार का पारंपरिक दक्षिण भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसमें क्या होगा, तो तवरम के रूप में अगर हम बातें माने तो ये नैनार के कविताओं की संग्रह है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपार, सवंदर और सुंदरा जो शैव संत थे उनकी कविताएं हैं। ठीक है, और इन कविताओं का जो संकलन हुआ था वो 10वीं शताब्दी में संकलन हुआ था मित्रों। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में संकलन। यानी ये नैनार संतों की कविताओं का संकलन है, जिसका संकलन कब हुआ था मित्रों? 10वीं शताब्दी के करीब हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी के समकक्ष में इनका संकलन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए जरा विचार और बताइए हमको भी। पहला है, बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो बाबा गुरु नानक नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे,
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो केवल मानवता की बात करते थे, मानव सेवा की बात करते थे, ठीक है, और वो आप जिस धर्म में हैं उसमें रहकर भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी पहला तो सही हो गया, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रखा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गुरु गोविंद सिंह ने नहीं, वो थे गुरु अंगद, क्या नाम था उनका, गुरु अर्जुन देव, किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। तो यानी स्टेटमेंट कौन सा सही है, ओनली 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 उसे समझते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत, तज़किरा सूफी संतों का जीवन चरित्र, मुक्तबात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह, ठीक है। यदि हम बात करें कौन सी बातें इसमें सही हैं, तो मुल्फुजात संतों की बातचीत सही है, तज़किरा सूफी संतों का जीवन चरित्र ये भी सही है, मुक्तबात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह ये भी सही है। यानी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन कला के विषय में अमुक्तल नामक कृति लिखी, कौन सी, अमुक्तमल्यद नामक कृति की रचना की, ठीक है मित्रों। मध्यकालीन में हो रही है, ऑप्शन है आपके पास हरिहर, ऑप्शन है बुक्का, ऑप्शन है देवराय, ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है उसे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। विजयनगर में सबसे अगर प्रसिद्ध राजा की बात करें जिनका नाम था कृष्णदेव राय, उन्होंने एक नामक कृति लिखी थी शासक के शासन कला की, वो थी अमुक्तम लयद नामक कृति, कौन सी, अमुक्तम लयद नामक कृति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विचार कीजिए, आईने अकबरी में उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख है, क्या है, तंबाकू का उल्लेख है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अकबर तंबाकू की लत से चिंतित था, इसलिए उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो जरा देखते हैं तंबाकू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में तंबाकू को लेकर कौन आया था, तो भारत में तंबाकू को लेकर पुर्तगाली आए थे, और जो पुर्तगाली आए थे तो उसमें क्या बात आती है कि पुर्तगाली भारत में जब तंबाकू लाए थे तो वो समय था 1604, कौन सा था, 1604, ठीक है। और जबकि आईने अकबरी पहले लिखी जा चुकी थी, तो आईने अकबरी में भारत में उगाई जाने वाली फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख था, ये बात यहीं पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट है, अकबर ने तंबाकू की लत से चिंतित था। अकबर के समय अगर हम बात करें, यानी मुगलों के इस टाइम के बारे में बात करें, तो मुगलों के समय हुक्का वगैरह पिया जाता था और उसमें तंबाकू का प्रयोग किया जाता था, और इसके कारण जो चिंतित राजा था वो अकबर राजा नहीं था, वो राजा था जहांगीर, कौन सा राजा था, जहांगीर। तो इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला राजा जहां था, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ना ए सही ना बी सही, ओनली डी सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्या कह रहा है 11, इसे देखते हैं। पोलज, परती, चचर और बंजर भूमि के रूप का वर्गीकरण किया गया था अकबर के शासनकाल में, पहला ऑप्शन है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में दूसरा ऑप्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तीसरा ऑप्शन है। और मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर बात करें ये भूमि का बंटवारा किसने किया था, तो मित्रों भूमि का बंदोबस्त सबसे बेहतरीन जिस व्यक्ति का था वो व्यक्ति था इनमें से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम यहाँ पे पोलज के बारे में बात करें तो पोलज वह भूमि थी जहाँ पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी, जहाँ पर क्या की जाती थी, प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी। परती भूमि के बारे में बात करें तो परती भूमि वो भूमि है जहाँ पर कुछ समय के लिए खेती छोड़ दी जाती है ताकि खेत पुनर्जीवित होकर अपनी उपजाऊपन दोबारा से प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम चचर की भूमि बात करें, चचर जो भूमि थी जहाँ पर 2 से 4 महीने तक खेती नहीं की जाती थी। बंजर भूमि की बात करें जहाँ पर किसी भी 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि नहीं की जाए, ठीक है, तो वो बंजर भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकालीन भारत में नस्तलिक शब्द का संबंध किससे है? नस्तलिक शब्द का संबंध किससे है? ए, चित्रित सुलेखन की एक प्राचीन रूप से, बी, वर्णों को जोड़ने से निर्मित फारसी सुलेखन शैली से, सी, मुगल लघु चित्रकला शैली के एक रूप से, डी, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कागज मोड़ने की पारंपरिक कला से। तो नस्तलिक वर्णों को जोड़ने से निर्मित एक फारसी यानी कर्सिव फारसियन कैलिग्राफी है, ठीक है, जिसमें नक्शी तलिक शैलियों का संयोजन किया जाता है, यानी यहाँ पर वर्णों को जोड़ने की फारसी सुलेखन शैली है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, उसे समझते हैं। लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते हैं। शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है? वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते तथा मृतकों को दफनाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? उन्होंने जाति एवं ब्राह्मणवादी विचर्चस्व के विचार को चुनौती दी थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लिंगायत कम्युनिटी की, तो मित्रों लिंगायत कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो भगवान शंकर के लिंग सहित रूप की पूजा करती है, न कि लिंग रहित रूप की पूजा करती है। यानी पहली बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरी पे चलें, वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते तथा मृतकों को दफनाते हैं। ये बात मित्रों क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरी अगर हम बात करें, उन्होंने जाति एवं ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचार को चुनौती दी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी पहले को छोड़कर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ज़रा देखते हैं आगे भी कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो पता चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितने कथन सही हैं। तो मित्रों 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14? कबीर, संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पद और शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं, ठीक है। उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम तथा हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली। ये भी बात देखनी है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उनके पद और शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कबीरदास की शिक्षाएं बीजक में मिलती हैं। दूसरी, परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम तथा हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो मित्रों उपरोक्त कथनों में से दोनों कथन क्या हैं? हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार
कीजिए। पहला, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार। दूसरा, गोलकुंडा सल्तनत का उदय। तीसरा, उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना। उपरोक्त कथनों पर घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? देखते हैं सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार हुआ था 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, बीजापुर के राजा को हराकर। नेक्स्ट क्या है? गोलकुंडा में सल्तनत युग की स्थापना। क्या है? गोलकुंडा में सल्तनत युग की स्थापना। गोलकुंडा में क्या हुआ? सल्तनत युग की स्थापना की बात की गई है। तो मित्रों, गोलकुंडा में सल्तनत युग की स्थापना जो की गई थी वो थी आपकी 1300 से 1400 के बीच में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा की बात थी 1500 से 1600, उड़ीसा की बात करें तो 1400 से 1500 के बीच की बात है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्रम देखते हैं मित्रों हम लोग। तो जो क्रम आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है? सबसे पहले कौन सी व्यवस्था होगी? सबसे पहले व्यवस्था होगी आपकी उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम कालक्रम की बात करें तो मित्रों जो कालक्रम होगा, तो सबसे घटनाओं का सही कालानुक्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो घटना घटी थी वो है आपकी तीसरा है उड़ीसा में गणपति साम्राज्य की स्थापना 1435। ये हुआ था 1435 में। कब हुआ था? 1435 में। (1510) में, ठीक है, 1510 में। ये घटना घटी थी 1518 में, ठीक है, ठीक। और ये हुआ था 1510 में। तो ये कालक्रम आप देख रहे हैं। सबसे पहले हुआ था उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना, यानी आपका तीसरा। फिर उसके बाद पुर्तगालियों पर गोवा का अधिकार 1510, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दो फसला और जिन्स ए कामिल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? मध्यकालीन भारतीय कृषि पद्धतियाँ, बी इस्लामी दर्शन और रहस्यवाद, सी प्राचीन भारतीय कपड़ा बुनाई, भूमि माप इकाइयाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मध्यकालीन भारत में दो फसला और जिनसे कामिल शब्द जो थे वो मध्यकालीन भारतीय कृषि की पद्धतियाँ थीं। क्या थीं? मध्यकालीन भारतीय कृषि की पद्धतियाँ, जिसमें क्या होता था कि वर्ष में कम से कम कितनी फसलें पैदा हो जो? दो फसलें पैदा होती थीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सवार के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अरबी व्यापारी, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी फारसी सुलेखक, ऑप्शन डी पैदल सेना के सैनिकों का वाहन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें घुड़सवार किसे जाना जाता था घुड़सवार के रूप में? वो जाना जाता था घुड़सवार के जाना जाता था, जो भारतीय सैन्य प्रणाली का अभिन्न अंग था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, नेक्स्ट चलते हैं पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना वर्ष 1651 में हुगली नदी तट पर स्थापित किया गया था। दो अंग्रेजों ने कारखाने के चारों ओर एक किला बनाना शुरू किया जो बाद में कलकत्ता शहर बन गया। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना वर्ष 1651 में हुगली नदी तट पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पर देखें, पहला कथन है अंग्रेजों ने कारखाने को चारों ओर किला बनाना शुरू किया जो कलकत्ता। कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पूर्वी में भारत का पहला कारखाना 1651 में हुगली नदी तट पर स्थापित किया, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने कारखानों के चारों ओर किला बनाना शुरू किया जो कलकत्ता शहर के नाम से जाना, ये बात गलत है। जो किला बना था वो मित्रों फैक्ट्री माल गोदाम के तौर पे था, जबकि कलकत्ता 4 शहरों को जोड़कर बनाया गया था, 3 गांवों को, सॉरी, ठीक है, जो रिश्वत में मिले थे इन्हें। यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, कलकत्ता बनाओ, और ये कलकत्ता शहर जो था मित्रों वो क्या 2 शहरों 3 गांवों को जोड़कर बनाया गया था। ठीक है, ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं होती है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं 19 क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? 1859-60 का नील विद्रोह, ठीक है, 21 में मोपला विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, 1857 का सिपाही विद्रोह। तो नील विद्रोह में मित्रों 1859 से 60 तक के बीच में नील की खेती के विरोध में किसानों द्वारा किया गया विद्रोह क्या कहलाया गया? नील विद्रोह कहलाता है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मित्रों? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्या कह रहा है 20? अठारह के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। 2 शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। 3 सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। और 4 मुसलमानों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार 1857 ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए, ये बिल्कुल सही बात है। शासकों को उनके क्षेत्र और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, ये भी सही बात है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, बिल्कुल कर दी गई फॉर्मूले के तहत। मुसलमानों की संपत्तियां जब्त कर ली गई, यानी चारों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्या कह रहा है 21, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कलकत्ता, बम्बई, सूरत, उपरोक्त में से कितने शहर 18वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में उभरे? ठीक है, कितने शहर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से शहर उभरे थे, तो कलकत्ता उभरा था, बिल्कुल सही बात है। बम्बई उभरा था, ये भी सही बात है। यानी 2 शहर उभरे थे। और अगर हम तीसरे शहर की बात करें तो तीसरा जो शहर था वो आपका मद्रास था। कौन सा था? मद्रास, न कि सूरत। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खानकाहा शब्द का सही वर्णन है? ए, सूफी संत का मकबरा। बी, एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों में विश्राम और घर के रूप में किया जाता है। सी, मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल। या डी, मुस्लिम उलेमाओं की दरगाह। ठीक है, मुस्लिम उलेमाओं की दरगाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, खानका यात्रियों के लिए विश्राम घर है, जो ऐसा स्थान होता था जहाँ आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा होती थी, ठीक है, और संतों का आशीर्वाद लिया जाता था, और नृत्य और संगीत का क्या होता था? वहाँ पर आयोजन किया जाता था। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऐसा स्थान जो यात्रियों के विश्राम के लिए होता था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्या है 23? अठारहवीं शताब्दी के दौरान वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलिको अधिनियम ने भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। बी, 2 वस्त्रीय वस्त्रों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार की खोज हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल एक।
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर कैलिको अधिनियम के तहत मुद्रित सूती वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र का उपयोग पर प्रतिबंध भारत में, तो यदि हम केल्को अधिनियम की बात करें तो इसमें भारत में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसमें इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया था 1720 में। यानी जो छींट का कपड़ा, सूती वस्त्र कौन सा, जो आपका छींट का कपड़ा होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1720 में। ये था केल्को अधिनियम। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार की खोज हुई, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24, भू क्षेत्र पर विचार कीजिए। भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में विश्वास करते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कराने में योगदान दिया। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में विश्वास करते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने में योगदान दिया। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर देखना है कितने कथन सही हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन पे सिद्धांत पर विश्वास करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखते हैं ईसाई मिशनरीज ने भारत पर अपने हमले तेज कर दिए थे बाद में। उसके बाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ये भी बात सही है। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों यानी इंग्लैंड वासियों की एक पहल थी, ये भी बात सही है। यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कथन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारत के नैतिक चरित्र का सुधार होगा। भारत के नैतिक चरित्र का सुधार होगा। ठीक है। दूसरा, भारत यूरोपीय शिक्षा, दूसरा क्या स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी। उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 2 कथन 1 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत, कथन 1 गलत, कथन 1 सही। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, वुड डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए 1854 में। यूरोपीय शिक्षा भारतीय नैतिक चरित्रों को सुधारेगी, ये बात बिल्कुल सही है। यूरोपीय शिक्षा भारतीयों की शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी, ये भी बात सही है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंटों का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, ये न तो एक का व्याख्या कर रहा है न दो की व्याख्या कर रहा है। यानी स्टेटमेंट जो है वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अधिगमन की स्वदेशी प्रणाली पाठशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थीं, कोई अलग भवन नहीं था और कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थीं। इन संस्थानों की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास
के रूप में की गई थी। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। ठीक है, तो यहाँ पर विचार करते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो देखते हैं सर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थीं, कोई अलग भवन नहीं था और कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थीं। ये बात बिल्कुल सही है। इन संस्थानों की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के लोकप्रिय बनाने के प्रयास के रूप में की गई थी। क्या किया गया था? ईसाई धर्म के द्वारा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। समाज सुधारक और प्रभाव क्षेत्र। राजा राम मोहन राय बंगाल, वीरेशलिंगम पुंतलू आंध्र प्रदेश, श्री नारायण गुरु तमिलनाडु। तो आपको बताना है कौन से क्षेत्र से संबंधित ये हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, जो कहाँ पर कार्यरत था? जो बंगाल में कार्यरत था। तो ये बात बिल्कुल सही है। वीरेशलिंगम पंतलू आंध्र प्रदेश में सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में की थी, इन्होंने सती प्रथा के बारे में, ठीक है, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में, ठीक है। नारायण गुरु के क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है कि नारायण गुरु ने तमिलनाडु में कार्य किया। तो नारायण गुरु ने तमिलनाडु में नहीं, नारायण गुरु ने केरल में कार्य किया था। यानी ऑप्शन में केवल दो सही हैं, तीसरा गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पीछे तात्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 और स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था 1905, यानी पहला स्टेटमेंट सही था। इसका प्रभाव बंगाल प्रांत तक ही सीमित था, ये बात बिल्कुल गलत है। बंगाल प्रांत के बादूरस्थ अलग अलग क्षेत्रों में था। तो ऑप्शन एक ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वृद्धावस्था के जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक पहल है और दूसरा उद्देश्य है। देखते हैं क्या है बात। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की गारंटी युक्त भुगतान, SAMPANN यानी संपन्न पोर्टल। क्या है? संपन्न पोर्टल रोजगारों के अवसरों के लिए ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें, संपन्न जो परियोजना है वो 2018 में शुरू की गई थी और ये परियोजना पेंशन भोगियों को आसानी से ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण भुगतान के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केयर्ड। क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्केयर्ड है। यह रोजगार के अवसर चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण भुगतान। ठीक है, तो अगर हम संपन्न की बात करें तो संपन्न तो ये है, ठीक है, और रोजगार की बात करें तो ये शुरू की गई थी 2018 में और ये रोजगार दिए गए थे वरिष्ठ नागरिकों को। किसे? वरिष्ठ नागरिकों को। यानी पहला सही, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर रीएम्प्लॉयमेंट के तौर पे ऑप्शन एक ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30, उसे समझते हैं। भारत में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 2. वर्ष 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात
अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया। नंबर 3, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें ठीक है, तो काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम निरस्त कर दिया गया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। काका कालकेलकर आयोग की अनुशंसा पर नहीं किया गया। काका कालकेलकर आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आयोग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ओबीसी आयोग कहा जाता है, जो 1953 में इसका गठन किया गया था। 1871 में जन्मजात अपराधी में अधिसूचित किया गया, यानी ये बात सही है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संबंध बालिकाओं डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक, ये नहीं मौलाना आज़ाद है, यानी एक ही सही है, वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31, उसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु के अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी UNIGME को बाल अस्तित्व लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का विवरण कीजिए। अफ्रीकी देशों के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रचारित और वित्त पोषित एजेंसी है। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग है। यूनिसेफ के नेतृत्व करने वाला समूह है, जिसे WHO और विश्व बैंक जैसे कई संगठन शामिल हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए WHO द्वारा विकसित किया गया डाटा बेस है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें UNIGME यानी अंतर बाल मृत्यु दर के अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी, ये यूनिसेफ के नेतृत्व वाला WHO और विश्व बैंक जैसे कई संगठन इसमें शामिल हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। स्मार्ट प्रोग्राम पर विचार कीजिए। क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। स्मार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, तो ये परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये आपका है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM के अंतर्गत। NCISM के अंतर्गत, यानी दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो एक ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। भारत में प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाजरानियों के महत्व और कल्पना पर प्रकाश डालेगा। इसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से एक साझा मंच तैयार करना है। यह पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपयुक्त कथनों में से कौन से क्या हैं? सही हैं। तो देखते हैं, केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदर, जहाजों के महत्व की कल्पना पर प्रकाश डालेगा। भारत प्रवाह के संदर्भ में बिल्कुल सही है। समन्वित संभावित मत्स्य क्षेत्र के उद्देश्य, ये बात गलत है। ये पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहल है। तो मित्रों, ये पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहल नहीं है। ये जो पहल है वो आपकी भारतीय पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पोत, पत्तन, परिवहन, जलमार्ग। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल 1 सही है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सिंगल स्टेज मिसाइल, सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल क्या होगी? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी? सिंगल स्टेज मिसाइल क्या होगी? सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल क्या होगी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों, यहाँ पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सिंगल स्टेज मिसाइल, सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। तो यहाँ पर जो होगी, कौन से कथन सही हैं, तो ये बताने हैं आपको।
ठीक है। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल बिल्कुल सही है, पृथ्वी सेकेंड से संबंधित हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी बात बिल्कुल सही है, कम दूरी यानी 350 किलोमीटर की ही है ये इसकी मारक क्षमता। ठीक है। सिंगल स्टेज मिसाइल, ये भी बात सही है। सॉलिड फ्यूल, ये बात सही नहीं है, लिक्विड फ्यूल इस यूज़ किया जाता है। यानी यहाँ से कितने कथन सही हैं? यहाँ से 3 कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35? देखते हैं। वायरोवार निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? पहला क्या है? यह पहला ज्ञात जीव जो विषाणु भक्षी है। बी, विषाणुओं का समूह जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। सी, निपाह वायरस का एक नया संस्करण। डी, कोविड वैक्सीन में मौजूद प्रतिजन। तो ये जो है पहला ज्ञात विषाणु भक्षी है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36? वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक परिणाम आधारित वित्तीय साधन है। क्या है? परिणाम आधारित वित्तीय साधन। इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए? वन संरक्षण। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह उपयोग वन के लिए किया जाता है, नहीं। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, यानी आप जितना अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आपको उतना ही इसमें लाभ मिलेगा। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है? IVOCFM आइवोकॉम तकनीक निम्नलिखित संदर्भ में विचार कीजिए। इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान अनुसंधान IISER पुणे द्वारा विकसित किया गया है। 2, वायु प्रदूषण से संबोधित करने के लिए अभिकल्पित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये जो है पहला तो सही है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं। ये क्या है आपका? जल प्रदूषण से संबंधित। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? भारत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में निर्मित, आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता निम्नलिखित सुनिश्चित करता है। ठीक है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निकाय है। तो बताना है कौन सी बात इसमें से सही है। ठीक है। चलो जरा देखते हैं। यह देश में निर्मित, आयातित और वितरित चिकित्सा प्रभावकारी, ये बात बिल्कुल सही है। परिवार कल्याण मंत्रालय, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन शू ऑप्शन संदर्भित करता है आरंभिक सार्वजनिक निर्गम इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के दौरान हमीदारों के सहमत संख्या से अधिक शेयर विक्रय की अनुमति। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू स्तर पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान करने की अनुमति। सी, कॉरपोरेट घरानों में केंद्रीय कर और 10% हरित परियोजनाओं को योगदान हेतु प्रदान किया गया विकल्प। विदेशी निवेशकों के लिए भारत में ग्रीन बॉन्ड में निवेश हेतु उपलब्ध विकल्प। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा है ग्रीन शू ऑप्शन, तो ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और सहमति की संख्या को अधिक शेयर बिक्री के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है? ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है, न कि एक महत्वपूर्ण स्रोत। 2, हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। 3, हरित हाइड्रोजनों का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जहां
कार्बन अभिग्रहण और भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन को अभिग्रहित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई भी नहीं। तो जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर 40 में कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है न कि महत्वपूर्ण स्रोत, ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक भंडार है, ठीक है, और हाइड्रोजन ऊर्जा एक वाहक है न कि ऊर्जा का स्रोत। वह भारी मात्रा में ऊर्जा वितरित और संग्रहित कर सकता है। हाइड्रोजन को आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन उर्वरक के रूप में जाना जाता है, ये भी बात सही है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। और भंडारण उपयोग करके उत्सर्जन अभिग्रहण किया जाता है, ये गलत बात है। तो यानी कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका हरित हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन जो होता है वो प्राकृतिक गैस से किया जाता है। कार्बन अधिग्रहण और भंडारण का उपयोग करके इसका उत्सर्जन अभिग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है 41? यूरोप में कोई दुर्लभ मृदा एवं तत्व भंडार नहीं पाया जाता। 2 यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिज लगभग 98% चीन से आयात करता है। कौन से एक सही हैं? कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 की व्याख्या करता है, कथन 1 2 दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। 1 सही 2 गलत, 1 गलत 2 सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यूरोप में कोई भी दुर्लभ मृदा भंडार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और चीन के बारे में जो कहा गया है कि वो चीन से आयात करता है, ठीक है, सॉरी, पहला जो है कथन वो गलत है। ठीक है, दूसरा जो कथन बोला गया है 98% चीन से आयात करता है, ये कथन सही है। यानी कथन 1 गलत और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। किस पर? 42 पर। क्या कह रहा है 42? सावित्रीबाई फूले के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय स्थापित किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने मुंबई तथा पुणे में नाइयों की हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं को मुड़वाने की प्रथा का विरोध करना था, ये भी बात सही है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 1 सर्वप्रथम खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था। 2 3 पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, न कि मोहनजोदड़ो। कौन सा था? हड़प्पा। यानी ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कौन से? 2 सही हैं, केवल 2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में लोहों का उपयोग बढ़ गया था। ठीक है, इस काल के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। इसमें कुछ राज्य गण संघ थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 कौन से सही हैं? तो मित्रों, लोहों का उपयोग महाजनपद काल में बढ़ गया, इसीलिए नए नए राज्य उदय हुए, बिल्कुल सही है। बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ, ये भी सही है। कुछ राज्य गण संघ थे, ये बात भी सही है। यानी सारे स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है?
जूनागढ़ शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। 2, इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख भी किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं? शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख सही है। इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख भी मिलता है। क्या पितार्सिक जूनागढ़ में रुद्रदामन गिरनार के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। और प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का उल्लेख है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। कैसा था? मानव निर्मित, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ये बात बिल्कुल गलत है। और उल्लेख तो मिलता है लेकिन वो क्या है? प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। यानी आपका दूसरा गलत, पहला सही, एक ही बात इसमें सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? उसे समझते हैं। बेल्लार यो संगम युग के विचार कीजिए। बेल्लार, काश्तकार, उर्वर, हल चलाने वाला, अणिमई, दास, उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो देखते हैं। वेल्लार जो है वो काश्तकार कहलाता था। क्या कहलाता था? वेल्लार काश्तकार बता रहे हैं। तो मित्रों, वेल्लार काश्तकार नहीं होते हैं। वेल्लार जो थे वो बड़े जमींदार होते थे। क्या होते थे? बड़े जमींदार, यानी पहला गलत। अलवर हल चलाने वाला, बिल्कुल सही। अणिमई दास होते थे, बिल्कुल सही। यानी 2 और 3 हमारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्णों की संख्या 4 निर्धारित की गई है। कितनी की गई है? 4। ये बात बिल्कुल सही है। जातियों की संख्या निश्चित थी? नहीं, अनिश्चित थी। ब्राह्मणवादी संस्थाओं को लोगों की जातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार था। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी, यानी 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48? उसे देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। इन शासकों की पत्नी के नाम उनके पिता गोत्र से उद्भूत थे। इन शासकों की पत्नी के नाम उनके पिता के गोत्र से उद्भूत थे। ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे। इनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई। सिंहासन के रूप में पितृसत्तात्मक था। सातवाहन की अगर हम बात करें तो पिता से नहीं, माता से की गई है। आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्या है? ये दोनों बातें क्या है मित्रों? क्या हो जाएंगे? सातवाहन की अगर हम बात करें तो ये दक्कन की जनजाति थी, किंतु बाद में इसका क्या हो गया? ब्राह्मणीकरण हो गया। बहुपत्नी की बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात करें, शासकों के पिता के गोत्र अद्भुत थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इनकी पहचान उनके पिता से की जाती थी, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। सिंहासन का उत्तराधिकारी आमतौर पर क्या होता था? पिता का होता था। तो ये बात क्या है? जो टी पॉइंट है ये हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, यानी 3 गलत और 1 सही। ठीक है, यानी कुल मिला के कितने सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से कौन तमिलकम की व्याख्या करता है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो अपनी वैदिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र जो मुख्यतः चोल चेर और पांड्य राज्य में शामिल हैं। भारत का मध्य क्षेत्र जो गंगा यमुना जैसी प्रमुख नदियों के संगम में चिन्हित है। व्यापार और गतिविधियों से पश्चिम तटीय क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? भारत के दक्षिणी क्षेत्र जिनमें प्रमुखता चोल चेर और पांड्य राज्य शामिल हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50? निम्न में विचार कीजिए। संसार निश्चित है, संसार निष्प्राण है, दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है। उपरोक्त में से कितने बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं? उपरोक्त में से कितने बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत
संसार निश्चित है, संसार निश्चित नहीं, नश्वर है, पहली बात तो गलत हो गया। संसार निष्प्राण है, ये बात सही है। दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है, ये भी बात सही है। तो कितने दार्शनिक सिद्धांत हैं? 2 दार्शनिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है? भारत ओमान संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान में के प्रमुख बंदरगाह दुक को तक पहुंच प्राप्त कर ली है। ईस्टर्न ब्रिज दोनों के मध्य वायुसेना अभ्यास ओमान हरमोज जल मध्य में भारत का प्रवेश द्वार है। उपरोक्त में से कितने कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो मित्रों ये तीनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की विशेषता पर संदर्भित करती है। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु को चुना। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें चौथी औद्योगिक क्रांति के तौर पे बेंगलुरु नहीं, क्या चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। यानी दूसरा गलत, पहला हमारा सही होगा। यानी ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ ब्रेटन वुड्स ट्विंस का गठन करता है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर्वप्रथम IMF मुद्रा प्रणाली स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये बात क्या होगी? ये बात बिल्कुल सही होगी। विश्व व्यापार संगठन और ब्रिटेन वुड्स ट्विंस का गठन करता है। ठीक है, ट्विंस का क्या कर रहा? गठन कर रहा है। तो ट्विंस जो है वो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? पहला और दूसरा, यानी केवल 2 सही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? उसे देखते हैं। कभी कभी चर्चा में रहने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का रिप्लेस अभियान निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? नए प्रकार के वायरस को फैलाने वाले संचारी रोगों को नियंत्रित करना, वैश्विक खाद्य आपूर्ति एवं औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा को समाप्त करना, खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों को प्रतिस्थापित करना, विभिन्न कार्यक्रम ऊतकों के लिए स्टेम कोशिकाओं को प्रेरित करना। तो चर्चा में रहा रिप्लेस का मतलब है वैश्विक खाद्य आपूर्ति और औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा को समाप्त करना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में खोजे गए बहिर्ग्रह LHS 475b के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री से अधिक ठंडा है। पृथ्वी से क्या है? सैकड़ों डिग्री ठंडा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पहला तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है, क्योंकि यह पार्थिव ग्रह पृथ्वी से लगभग 41 लाइट ईयर दूर नक्षत्र ऑक्टोन में है। ठीक है, और सैकड़ों डिग्री अधिक ठंडा नहीं, सैकड़ों डिग्री अधिक गर्म है। यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56? उसे समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर पुनः प्रवेश करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें गति के सीधे प्रक्षेप स्तर का अनुसरण करती हैं। उपरोक्त कथन 1 और कथन 2 के बारे में क्या करना है? बताना है। तो
बैलिस्टिक मिसाइलें गति सीधे प्रक्षेप के रूप का अनुसरण करती हैं तो सीधी गति नहीं करती, पर वलयाकार होती है। पहला तो स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, यानी सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57, इसे देखते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ AK-203 राइफलों का संयुक्त उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया? जापान, रूस, फ्रांस, USA। तो ये जो है तो भारत ने किया है किसके साथ? रूस के साथ। किसके साथ किया है? रूस के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालीताना एवं शत्रुंजय पहाड़ी संबंधित है बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव से? तो ये संबंधित है मित्रों किससे? जैन धर्म से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्वान पढ़नी द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पढ़नी द्वारा ही रचित प्राचीन ग्रंथ है, ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा के ध्यानत्व वाक्य विन्यास, ये भी सही है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिखाए जा सकने वाले संस्कृत भाषा के एल्गोरिदम के रूप में भी किया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे NGO प्रथम द्वारा जारी किया गया है। यह एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। यह विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के नामांकन की स्थिति का आकलन करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, पहला ये NGO प्रथम द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह वार्षिक नेतृत्व घरेलू सर्वेक्षण है, ये भी सही है। इस स्तर पर नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, 1 से 5th तक है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 2 सही, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 961 पर। स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धी खेल हैं जहां गेमर्स विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 2 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग का प्रबंधन करता है। ई स्पोर्ट्स भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का भाग है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स खेल है, ये बात बिल्कुल सही है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय बिल्कुल सही है। भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का एक भाग है, यानी सभी के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 21 के संदर्भ में विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत नेशनल ऑस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART एंड सरोगेसी बोर्ड अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह बैंक 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुषों के शुक्राणु और 23 से 35 वर्ष की आयु के महिलाओं के अंडाणु को प्राप्त कर सकता है। 3 ART प्रक्रियाओं से संबंधित उपचार केवल शामिल युगल या एकल पक्षकारों, कमीशनिंग पार्टी और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। 4 अधिनियमित परलैंगिक व्यक्तियों को समलैंगिक जोड़ों को ART सेवाओं का लाभ लेने से वंचित करता है। तो यहाँ पर बताना है कितने स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। ठीक है मित्रों, क्या बताना है? कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो इस अधिनियम के तहत नेशनल ऑस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सरोगेसी बोर्ड अधिनियम संवैधानिक निकाय है, सही है। 21 से 35, 23 से 35, ये भी बात बिल्कुल सही है। ART प्रक्रियाओं से संबंधित उपचार केवल शामिल पक्षकारों निम्नलिखित स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पारलैंगिक व्यक्तियों और समलैंगिक व्यक्तियों के लिए लाभ लेने से वंचित करता है, ये बात भी सही है। यानी सारी बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। इस दिन 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। कथन 1 कथन 2, उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं और एक की व्याख्या करता है, यानी यही बात हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त बॉम्बे डोंकन रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। स्थायी बंदोबस्त राजाओं और तालुकदारों के साथ हुआ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त वास्तविक कृषकों के साथ हुआ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सामाजिक भू राजस्व निश्चित होता था एवं स्थायी बंदोबस्त में प्रतिवर्ष 30 वर्ष की वृद्धि होती थी, 30% की। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों यहाँ पे यदि हम बात करें, बंगाल स्थायी बंदोबस्त बॉम्बे डोंकन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। बंगाल में तो स्थायी हुई, ये बात तो सही है, लेकिन बॉम्बे में डंकन हुई, दक्कन में रैयतवाड़ी हुई, ये भी बात सही है। स्थायी बंदोबस्त राजा तालुकदारों और वास्तविक कृषकों से की जाती थी, ये दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, 30 वर्ष में की जाती थी, ये बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ब्रिटिश भारत में संथालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु मांझी थे। संथाल विद्रोह पहाड़ियों में लोगों के बीच हुआ जो स्थानांतरित कृषक थे। संथाल स्थायी कृषक के रूप में कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह के विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1800 में हुआ था, न कि आपका 1857 के बाद, यानी 55 में हुआ था 60 तक। ठीक है, पहला गलत। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु मांझी थे, ये सही है। संथाल विद्रोह पहाड़ियों में के बीच हुआ, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 66। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, रैयतों में ऋणग्रस्तता में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, साहूकारों में ऋण पत्र और दस्तावेज उपरोक्त में से कितने वर्ष 1857 के दक्कन दंगों के कारण थे? कितने वर्ष 1875 में दक्कन दंगों के कारण थे? तो मित्रों भारतीय इतिहास में अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति था, रैयतों की ऋणग्रस्तता थी, भू राजस्व वृद्धि थी, साहूकारों के ऋण थे, यानी ये सभी 4 कारण थे 1875 में दक्कन दंगों के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों नाना साहिब कानपुर में नेतृत्व किया, कुंवर सिंह आरा, बिरिज कद्र लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला मेरठ। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक, देखते हैं भाई कौन से सही सुमेलित हैं। कुंवर सिंह आरा बिहार में, ये भी सही है। बिजरिस कद्र लखनऊ में, ब्रिजिस कद्र लखनऊ में थे। बेगम हजरत महल कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, और बिजरिस कद्र कौन थे? बेगम हजरत महल के पुत्र थे, बेटा थे। तो ये भी एक तरह से सही है। मौलवी अहमदुल्ला बड़ौत परगना में अगर हम बात करें, मौलवी अहमदुल्ला उन मौलवियों में थे जो फैजाबाद में थे। कहाँ पर? फैजाबाद में, यानी ये 3 तो सही हैं और 2 सही, एक सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68, उसे देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था। अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी गई। सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी। एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को न्यायालय में संबद्ध किया गया था। ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय शासकों पर उपरोक्त में से कितने नियम व शर्तें लागू की गई थीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं,
ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था, ये गलत है। अन्य शासकों के साथ समझौतों से युद्ध में क्या थे, शामिल थे। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। राज्यों में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था सैन्य संधि में, अन्य शासकों के समझौते करने की युद्ध की अनुमति दी गई, ये गलत है। सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ये थी, नहीं थी। एक ब्रिटिश रेसिडेंट न्यायालय के संबद्ध किया गया, ये सही है। यानी पहला और चौथा स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही। 2 और 3 क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69, 1857 विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल और जेम्स आउट्रम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया, विद्रोहियों का दमन किया, इसे चित्रित किया गया था किसके द्वारा, टॉमस जॉन्स बॉर्कर द्वारा, जोसेफ नोएल पैटन द्वारा, फेलिस बीटो द्वारा या फ्रांसिस ग्रांट के द्वारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सारे चित्र बनाए गए थे टॉमस जॉन्स बॉर्कर के द्वारा, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, लॉटरी समाप्ति अवधि वर्ष 1817 समिति 1817 संबंधित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज शहर नगरपालिका सुधार, अवध कुशासन की जांच, बॉम्बे में प्लेग रोग का प्रसार, फोर्ट विलियम शहर का नगर सुधार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1817 लॉटरी समिति जो संबंधित थी वो थी फोर्ट विलियम शहर के नगर सुधार से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डब्ल्यू स्टिन्स, एच सेंट, केयर विल्किंस, कर्नल थॉमस काउपर और जेम्स स्कॉट किससे जुड़े थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन किससे जुड़ा था, तो ये थे आपके स्थापत्य अभिकल्पना यानी स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्या कह रहा है 72 उसे समझते हैं। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। महात्मा गांधी ने अछूतों के राजनीतिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग का समर्थन किया, बिल्कुल गलत। यह सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया। जब सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। गांधी गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन है, तो बताना है कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो गांधी इरविन समझौते का परिणाम था, ये बात बिल्कुल सही है। सम्मेलन संविधान सभा का तत्काल निर्णय लिया गया, ये भी गलत है। लंदन में आयोजित किया, ये भी सही है। यानी 1 और 4 सही हैं और 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73 उसे समझते हैं। वायसराय माउंटबेटन, भारत की स्वतंत्रता, बेवल, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, लिनलिथगो, द्वितीय विश्व युद्ध, वेलिंगटन, दांडी यात्रा, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर माउंटबेटन, भारत की स्वतंत्रता के बेवल, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो यहाँ पर यदि हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय थे, सही है, ओके, बिल्कुल सही। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी भारत के स्वतंत्रता के समय थे, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और यदि हम बात करें विंगटन, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था तो दांडी यात्रा के समय वेलिंगटन नहीं इरविन थे। कौन था, इरविन था। और बेवल प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी यदि हम बात करते हैं तो कितने सही हैं, सी 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है इसे समझते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात लक्ष्य रखा गया। 29 के लाहौर में, 28 में कलकत्ता में, 31 के कराची में या 20 के नागपुर अधिवेशन में। तो लाहौर के 29 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75
5 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात की नाम से जाना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है? एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ साम्राज्य हैं। विजयालय जो थे वो किस राज्य के थे? तो विजयालय आपके चोल साम्राज्य के ही थे। तो ये बिल्कुल सही है। दंती दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रतिहार नहीं, राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट थे। पृथ्वी तृतीय करें तो चहमान या चौहान वंश के थे, ये भी सही है। नागभट्ट की बारे में बात करें तो ये राष्ट्रकूट नहीं, प्रतिहार वंश के थे। किसके थे? प्रतिहार वंश के, यानी ये भी गलत। पहला और तीसरा सही है। कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं। कितने हैं मित्रों? 2 युग्म क्या हैं हमारे? सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखते हैं 77 क्या कह रहा है हमसे। मोठ मस्जिद का निर्माण एक मंत्री द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, गैसुद्दीन बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो मोठ मस्जिद जो है दिल्ली में सुल्तानों में मस्जिदों ने बनवाई थी और ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी मोठ मस्जिद। ठीक है। और वाजिर मियाँ भुवा के द्वारा, किसके द्वारा? वाजिर मियाँ भुवा के द्वारा बनवाई गई थी। भुवा किसके द्वारा बनवाई गई थी मित्रों? वाजिर मियाँ भुवा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वीर सेव आंदोलन बसवन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। वीर सेवों ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वीर सेव आंदोलन क्या है? पहला वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है। वीर सेवों ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए दृढ़ता की, ये भी बात सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है अभिलेख प्रस्तर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्णित लेख हैं। ठीक है। पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं। ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या कह रहा है 80? इसे समझते हैं। श्रेणियों ने बैंकों के रूप में कार्य किया जहां कुलीन पुरुष और महिला धन जमा करते थे। सही है। अमीरा का आर्कामेडू में एक ऐसा स्थल है जहां रोमन लेप, कांच, बर्तन, रत्न पाए जाते थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या करें? एक और दो, दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 81। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संत राज, संत कबीर गुजरात, संत एकनाथ महाराज, संत त्यागराज तमिलनाडु। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? संत कबीर। तो मित्रों जो संत कबीर थे वो 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश। संत एकनाथ महाराष्ट्र में हुए थे, संत त्यागराज तमिलनाडु में हुए थे, यानी कौन सा गलत है? केवल एक गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82? उसे समझते हैं मित्रों। ये देखते हैं 82 पर हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। क्या किया गया? पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। यूनियनिस्ट पार्टी बंगाल में व्यापारियों के हित को प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब के जमींदारों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, न कि व्यापारियों का। किसका करती थी? जमींदारों का। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है? भूमि की श्रेणी और संबंधित बातें हैं।
वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, पल्लन चंदम किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, सालाभोग जैन संस्थाओं के दान में दी गई भूमि, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, वेलन गई गैर ब्राह्मणों किसानों को दी जाती थी, सही है। ब्रह्मदेव के बारे में बात करें, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई, सही है। पलिंग कंदम के बारे में बात करें, जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि, किनको? जैन संस्थाओं को। शाला भोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये विद्यालय को दी जाने वाली भूमि, किसको? विद्यालयों को। तो ये गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। कितने सही हैं? 2 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। संस्थापक प्रांत हैं, एक तरफ संस्थापक हैं दूसरी तरफ प्रांत हैं, जरा देखते हैं। शाह अदद खान अवध में, मुर्शीद कुली खान हैदराबाद में, आसफ जहां बंगाल में। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसे। शाह अदद खान अवध, शाह अदद खान अवध में थे। ठीक है, क्या है ये? निज़ाम उल मुल्क मुर्शीद कुली खान हैदराबाद, नहीं, मुर्शीद कुली खान बंगाल में। ठीक है, ठीक है। और आसफ जहां बंगाल में, ये भी नहीं, मुर्शीद कुली खान थे। और हैदराबाद वाला भी हमारा सही नहीं, यानी 2 और 3 सही नहीं, केवल 1 सही है, यानी ए युग्म सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कुटागारशाला शब्द का सही विवरण प्रदान करता है? बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान और आध्यात्मिक विश्राम स्थान, नुकीली छत वाली झोपड़ी जहाँ दार्शनिक विमर्श विवेचनाएं हों, एक सामुदायिक रसोई जहाँ भोजन तैयार किया जाता है, मठ निवासियों को परोसा, क्रांतों पवित्र ग्रंथों का भंडार। तो ये है नुकीली छत वाली एक झोपड़ी जिसका दार्शनिक विमर्श की विवेचनाएं होती थीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86? गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में विचार करना, अछूतों की संख्या में वृद्धि, इस काल में शूद्रों की स्थिति खराब हो गई और महिलाओं अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए स्वतंत्र हो गईं। गुप्तकालीन समाज के बारे में बताना है तो मित्रों, अछूतों की संख्या में वृद्धि बिल्कुल सही है, शूद्रों की स्थिति खराब हुई, ये बात सही नहीं है। निम्न वर्ण में महिलाएं आजीविका अर्जित करने लगी, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीन सिक्के थे। शासकों की प्रतिमा, पहले सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के थे। तो मित्रों, आहत सिक्के चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी में हुए और सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से एक थे। ठीक है तो ऑप्शन क्या है? चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो इससे पहले के थे। पहली बात तो गलत हो गई। शासकों की प्रतिमा वाले सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए। ठीक है, शासकों की प्रतिमा वाले सिक्के गुप्तों के द्वारा जारी किए गए, ये बात भी सही नहीं है। इसे हमने हिंद यूनानियों से सीखा था, हिंद यूनानियों से। ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। यानी ये जो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ऐसा किया था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। धर्मसूत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। इसने विवाह के 7 प्रकारों की स्वीकृति दी। धर्मसूत्रों ने कितने के दिए? 7 प्रकार के विवाह बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला 7 नहीं, ज़्यादा बताए हैं। कितने विवाह बताए हैं? ज़्यादा विवाह बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कितने विवाहों की संख्या बताई गई है? धर्मसूत्रों में धर्मशास्त्र विवाह की स्वीकृति दी गई। कितने? 7 नहीं, 8 प्रकार के विवाह हैं। दूसरा, यह सामाजिक व्यवहार का विस्तृत आचार संहिताओं का उल्लेखित है, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एक नाटक नायक और जटिल स्थिति को दर्शाता है जो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों हैं? तो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों हैं, तो वो है आपका मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं हम लोग 90 के पास। किस ग्रंथ ने बौद्ध धर्म को क्षेत्रीय इतिहास मिलता है? तो वो है आपका दीपवंश। जिसमें मिलता है वो कौन सा है? दीपवंश है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90
1 पर क्या कह रहा है 91, उसे समझते हैं। इसका मूल सिद्धांत वर्धमान महावीर द्वारा विकसित किया गया था। इसका सबसे प्रमुख विचार यह है कि संपूर्ण विश्व आंशिक रूप से प्राणवान है और आंशिक रूप से निर्जीव है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं, 1, 2, दोनों या एक भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें से इसका जैन धर्म का सिद्धांत महावीर द्वारा विकसित किया गया नहीं। जैन धर्म में महावीर ने केवल एक सिद्धांत, 4 पहले से मौजूद थे, केवल इसमें परिवर्तन किया था। पहला स्टेटमेंट गलत। इसका सर्वमुख विचार संपूर्ण आंशिक रूप से प्राणवान और आंशिक रूप से निर्जीव है, ये बात भी क्या है, गलत है। क्योंकि जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में अगर हम बात करते हैं, अवधारणा संपूर्ण विश्व प्राणवान है, इस पर है, यानी हर चीज में क्या है, प्राण है, आंशिक नहीं फुल, यानी न एक सही न दो, सबसे सही आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में तंत्रिकावाद के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है विचार, ये जरा देखिए। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। ओके, इसके अभ्यासकर्ता जाति वर्ग भेद का पालन करते थे। इसके विचारों में शैव धर्म प्रभावित था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों शामिल, ये बात सही है। अभ्यासकर्ता जाति और वर्ग भेद का पालन नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, ये गलत है। इसके विचारों से धर्म से प्रभावित थे, ये बात सही है। कितने सही होंगे, 2 सही होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कलंदरों और मलंगों की सूफी रहस्यवाद में क्या समानताएं हैं। दोनों ने अनुष्ठानों को नज़रअंदाज किया और शरिया की अवहेलना की। दोनों इस्लामी कानून व सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान थे। दोनों ने वैराग्य में चरम रूपों को देखा। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। दोनों अनुष्ठान नज़रअंदाज किया और शरिया की अवहेलना, बात बिल्कुल सही है। दोनों इस्लामी कानून के सिद्धांतों की व्याख्या नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों वैराग्य के चरम रूपों को देखा, ये सही है। यानी पहला और तीसरा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94, उसे समझते हैं। तलकर्षण किसी जलाशय की जल पर जमा रेत, बजरी और गाज जैसे तलछट को हटाने की प्रक्रिया है। बड़े बांध बनाने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। 3, अवसादीकरण के अपर्दन में प्रक्रियाओं के माध्यमिक स्वाभाविक रूप से हो सकता है। तो बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तलकर्षण, जलाशय में जमा रेत, बजरी, तलछट हटाने की प्रक्रिया, ये बात सही है। बांध बनाने में भारत दूसरे स्थान पर है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। भारत बांध बनाने के स्थान पर किसने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। अवसादीकरण अवक्षय प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि अवतलन, अधोगमन, पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे धंसना और अचानक धंसना है। जोशीमठ भूस्खलन धंसाव क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों में निर्णय हेतु विशेषज्ञता से सुसज्जित है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों, उत्पन्न उत्पाद की आवाजाही, पारगमन, कास्ट समेकित करने का प्रयास करता है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या कह रहा है, क्या है 97। हीट डोम तब होता है जब निम्न दाब का क्षेत्र एक जगह से लंबे समय तक गर्म वायु को अधिग्रहित रखता है। जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज पवनों को अपेक्षाकृत संकरी पट्टी होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा ऑप्शन सही। हीट डोम तब होता है जब निम्न दाब का क्षेत्र लंबे समय तक, ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये निम्न दाब का क्षेत्र नहीं, ये उच्च दाब का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज पवनों के पीछे सक्रिय पट्टी होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल दूसरा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
98 देखते हैं क्या कह रहा है 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरल पॉलिप्स छोटे और मंसल समुद्री एनोमेन हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में रहते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियां महाद्वीप के निकट विकसित होती हैं। प्रवाल रेदिकाएं महाद्वीपीय शेल्फ अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में बात करें तो आपका ये ऑप्शन तीनों हमारे क्या होंगे, सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। इस उद्धरण में यात्री डोमिंगो पेस ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का वर्णन किया है। वहाँ मैंने जो देखा मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ था, उसे देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन, आवासों, पानी की कई नालियाँ और इसमें आती कई स्थानों की झीलें हैं। यह किस साम्राज्य के बारे में वर्णन करता है। तो मित्रों यह साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। देखते हैं मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका सियोम नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सियोम नदी पर, यानी पहला हमारा सही सुमेलित नहीं रहा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पर है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है और मिसमी पहाड़ियों में दफा बम श्रृंखला में पटकाई श्रृंखला के अंतर्गत ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर है। ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये तीसरा क्या है हमारा, सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 4 देखा। इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पेपर हम लोग अपलोड करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है उसके लिए सॉरी। शीघ्र ही हम लोग रेगुलर रूप से पेपर अपलोड करेंगे और आगे से आपको ऐसा किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मन लगाकर पढ़ाई करिए। आपका रिजल्ट और आपका भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।